स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का 10th चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वर्त। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्किल। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे वर्त क्या होता है, वर्त की आकृति कैसी होती है, वर्त को कैसे बनाते हैं, इसका नॉर्मल बेसिक तो आप लोगों ने पिछले क्लासेज में शायद कर लिया होगा। ठीक है, बट हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वर्त। तो वर्त की आकृति कैसी होती है? गोल गोल होती है वर्त की आकृति। कैसे बनाते हैं वर्त को? ये प्रकार लिया। ठीक है, ये पेंसिल इसको इतना खोल लिया हमने। वर्त कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ये प्रकार की नोक रखी और इसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया। फिसल रहा है, थोड़ा अच्छे से बन नहीं रहा। ये क्या है? वर्त। और जहां पर हमने प्रकार की नोक रखी थी वो क्या है? ये जो आकृति बनाई है हमने, ये किसकी आकृति? एक वर्त की आकृति है। ठीक है, और यहां पर हमने जो नोक रखी वो क्या होता है? वर्त का केंद्र होता है। इसको क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र। ठीक है, ये क्या है? एक वर्त है, इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और ये जो बाहर का पेंसिल से जो हमने ये प्रकार की नोक यहाँ पर रखी है और पेंसिल से जो एक गोल आकृति बनाई है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? परिधि। ये होती है वर्त की परिधि। ठीक है, तो वर्त की परिभाषा क्या हो गई? ये एक निश्चित बिंदु है, इस पर हमने प्रकार की नोक रखी और उसको गोल घुमाया और वर्त की आकृति बन गई। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी कि एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घुमाने पर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। तो वर्त की परिभाषा क्या हो गई कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घुमाने पर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। ओके, उसके बाद है वर्त का केंद्र। वर्त का केंद्र, ये क्या है? वर्त का केंद्र है। तो वर्त के केंद्र की परिभाषा क्या होगी कि वर्त का वह मध्य बिंदु या बीच का बिंदु, ठीक है, जो परिधि से क्या हो? समान दूरी पर हो, तो वो क्या होता है? वर्त का केंद्र होता है। ठीक है, ये हो गई केंद्र की परिभाषा। उसके बाद है वर्त की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? ये वर्त है। ठीक है, अब वर्त के केंद्र है ये, तो वर्त के केंद्र को परिधि से मिलाएंगे तो ये बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? त्रिज्या। ठीक है, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या है। ये जो इतनी दूरी है इसको क्या कहते हैं? वर्त की त्रिज्या कहते हैं। वर्त की त्रिज्या इसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्त की त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी कि वर्त के केंद्र से, ये तो केंद्र हो गया, ठीक है, वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ओके, उसके बाद है वर्त का व्यास। व्यास क्या होता है? ये इतनी तो त्रिज्या हो गई। व्यास होता है ये पूरी दूरी, पूरी की पूरी दूरी क्या होती है? यहां से लेकर यहां तक, ये P और Q, ये क्या है? वर्त का व्यास है, पूरे का पूरा। ठीक है, इतनी लंबाई क्या है? वर्त का व्यास है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वर्त के मध्य बिंदु से गुजरने वाली, ये पूरी रेखा क्या है? वर्त के मध्य बिंदु को टच करती हुई, मध्य बिंदु को छूती हुई जा रही है, स्पर्श बीचों बीच जा रही है मध्य बिंदु के। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी कि PQ रेखा है, ये केंद्र से गुजरती हुई जा रही है मध्य बिंदु से। ठीक है, तो वर्त की व्यास है वर्त का, तो व्यास की परिभाषा क्या होगी कि वर्त के मध्य बिंदु से गुजरने वाली वह रेखा जो परिधि को स्पर्श करती हुई दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ठीक है, यानी वर्त के मध्य बिंदु से गुजरने वाली वह रेखा, मध्य बिंदु से गुजरने वाली वह रेखा जो वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये वर्त की परिधि एक तो P बिंदु पर स्पर्श कर रही है और एक Q बिंदु पर स्पर्श कर रही है और मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है, तो इसको कहते हैं वर्त का व्यास। ठीक है, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, डबल होता है। त्रिज्या तो इतनी होती है आधी,
केंद्र से परिधि तक की दूरी को तो त्रिज्या कहते हैं, और पूरी दूरी मध्य बिंदु से होती हुई ये जो रेखा है परिधि को स्पर्श कर रही है दोनों तरफ, तो ये पूरी दूरी क्या है, व्यास है। तो व्यास क्या हो गया, त्रिज्या का दुगना हो गया। तो उसके बाद है चाप। चाप क्या होता है, ये वर्त है, ठीक है। इसका हमने इतना सा कोई टुकड़ा काट लिया वर्त का, ये जो इतना टुकड़ा है इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। वर्त के किसी भी टुकड़े को, वर्त की परिधि का जो कोई भाग होता है परिधि का, उसको यदि इतना सा टुकड़ा हमने काट लिया तो उसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। यानी परिधि के किसी भी टुकड़े को, परिधि के किसी भी टुकड़े को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जीवा या चापकर्ण। जीवा को चापकर्ण भी कहते हैं, ठीक है। जीवा क्या होती है, ये कोई वर्त है, ठीक है। वर्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये वर्त है, ठीक है, ए बी, ये वर्त है, ये दो बिंदु है परिधि के, ठीक है। यानी वर्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये रेखा क्या हो गई, जीवा हो गई, ठीक है। वैसे तो व्यास भी क्या होता है, ये व्यास क्या होता है, ये तो जीवा हो गई। अब व्यास और जीवा में डिफरेंस क्या होता है, ये है व्यास, मध्य बिंदु से गुजर रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाली जीवा है, ये व्यास है। व्यास को भी हम जीवा कह सकते हैं। ये तो हो गई जीवा, ठीक है, ये जीवा है और ये क्या है, व्यास है। वर्त का व्यास क्या होता है, सबसे लंबी जीवा होती है। वर्त का जो व्यास है ये एक प्रकार से जीवा ही तो है, जीवा ही होती है कि वर्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंडित होता है व्यास। तो व्यास को हम जीवा भी कह सकते हैं। और व्यास क्या होता है कि वर्त का सबसे लंबी जीवा होती है व्यास, ठीक है। व्यास को वर्त की सबसे लंबी जीवा कहते हैं हम। अब जीवा को हम व्यास नहीं बोल सकते, यानी वर्त की प्रत्येक जीवा व्यास नहीं हो सकती, बट वर्त का प्रत्येक व्यास जीवा हो सकता है। व्यास को तो जीवा बोल सकते हैं हम, ये व्यास है, मध्य बिंदु से गुजर रहा है। वर्त का सबसे लंबी जो जीवा होती है उसको व्यास कहते हैं, ठीक है। सबसे लंबी जीवा क्या होती है, वर्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होता है, क्योंकि व्यास क्या है, मध्य बिंदु से गुजरता है, तो ये सबसे लंबी रेखा होती है, ठीक है। तो वर्त की प्रत्येक जीवा को तो हम व्यास नहीं कह सकते, बट वर्त के व्यास को हम जीवा कह सकते हैं, प्रत्येक व्यास को जीवा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई जीवा। अब अर्धवर्त की बात करते हैं कि अर्धवर्त क्या होता है। अब वर्त का व्यास, ये व्यास है, ठीक है। वर्त का व्यास वर्त को दो भागों में डिवाइड कर देता है, दो भागों में भी डिवाइड करता है, क्योंकि ये मध्य बिंदु से गुजरता है, व्यास तो मध्य बिंदु से होकर गुजरता है, तो इसको क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये जो वर्त है इसको दो भागों में, व्यास वर्त को दो भागों में डिवाइड कर देता है, तो उसके जो टुकड़े होते हैं दो, वो क्या होते हैं, अर्धवर्त होते हैं। अब ये आधा टुकड़ा तो ये रहा, ठीक है, यहां से आधा टुकड़ा काट लिया। अब इसको क्या कहेंगे, अर्धवर्त, ये हो गया अर्धवर्त। ये नॉर्मल बेसिक का थोड़ा सा आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, ये अर्धवर्त हो गया। अब वर्ताकार क्षेत्र क्या होता है, वर्ताकार क्षेत्र होता है कि ये जो वर्त है इसकी पूरे के अंदर की जो जितने एरिया को ये कवर कर रहा है, इसके अंदर का जो एरिया है पूरे का पूरा, ये क्या होता है, वर्त का क्षेत्र। ये पूरा जितना वर्त के अंदर है, ठीक है, ये क्या होता है, वर्ताकार क्षेत्र होता है, ओके। उसके बाद है वर्तखंड। वर्तखंड किसे कहते हैं, वर्तखंड क्या होता है, ये वर्त है, वर्तखंड यानी वर्त का टुकड़ा, वर्तखंड। अब जो जीवा है, ये जीवा हो गई, ठीक है, जीवा, और ये क्या हो गया, चाप हो गया। चाप की परिभाषा पढ़ी है हमने अभी कि चाप क्या होता है, तो ये क्या हो गया, चाप, और ये हो गई जीवा। तो हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं वर्तखंड की, कि जीवा व चाप के बीच गिरी हुई बंद आकृति, गिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, वर्तखंड। तो ये जो आकृति है इसको क्या कहेंगे, वर्तखंड, ठीक है, वर्त का एक छोटा टुकड़ा। अब वर्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो लघु वर्तखंड होता है, एक क्या होता है, दीर्घ वर्तखंड। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लघु वर्तखंड क्या होगा, ये जो छोटा टुकड़ा है ऊपर वाला,
ये तो होगा लघु वर्तखंड, ठीक है, लघु वर्तखंड। और ये जो बड़ा टुकड़ा है ये होगा दीर्घ वर्तखंड। तो वर्तखंड की परिभाषा क्या होगी कि जीवा व चाप के बीच घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, वर्तखंड कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ये नॉर्मल सा बेसिक। उसके बाद है त्रिज्यीय खंड, ये तो वर्तखंड हो गया। ठीक है, वर्त का एक छोटा सा टुकड़ा हो गया। त्रिज्यीय खंड यानी त्रिज्या से जो त्रिज्यीय खंड, त्रिज्या से जो खंडित होकर बनता है, ठीक है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्यीय खंड। ठीक है, त्रिज्या से तो एक ये त्रिज्या हो गई। अब ये टुकड़ा क्या हो गया, इतना जो टुकड़ा है, दो त्रिज्याएं मिल रही है। तो त्रिज्यीय खंड की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि दो त्रिज्याओं व बीच के चाप से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड कहते हैं। ठीक है, दो त्रिज्याएं, एक ही वर्त की दो त्रिज्याएं और बीच के चाप से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं त्रिज्यीय खंड। ठीक है, ये त्रिज्यीय खंड भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक लघु त्रिज्यीय खंड और एक दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक है, तो लघु त्रिज्यीय खंड कौन सा हुआ, ये जो बड़ा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा, ये तो होगा लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड। और ये जो बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर से संबंधित बेसिक की। ठीक है, तो हमारे इस 10th चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, छेदक रेखा या प्रतिच्छेद रेखा और स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ये छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, दो प्रमेय इसमें। स्पर्श रेखा क्या होती है, जैसे कि ये कोई वर्त है, ठीक है, स्पर्श रेखा यानी स्पर्श करती हुई गुजरती है। स्पर्श रेखा ये वर्त हो गया और इसका ये कोई एक बिंदु है, वर्त की परिधि पर ये कोई एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु को स्पर्श करती हुई ये रेखा मैं खींच दी यहां पर। ठीक है, इस बिंदु को स्पर्श करती हुई गुजर रही है ये रेखा, ये एक्स वाई कोई रेखा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो वर्त की ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा है। ये रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि वर्त के किसी एक बिंदु को, वर्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। वर्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। खाली एक ही बिंदु को स्पर्श करती हुई गुजरेगी। और ये जो बिंदु है P बिंदु, तो इस P बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब P बिंदु क्या हो गया, वर्त का व स्पर्श रेखा दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, इसी बिंदु को तो स्पर्श करती हुई स्पर्श रेखा जा रही है और इसी बिंदु से ये वर्त गुजर रहा है यहां से। ठीक है, तो ये दोनों के लिए क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो P तो है स्पर्श बिंदु और ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, अब वर्त पर यदि हम बात करते हैं, वर्त के एक बिंदु पर, वर्त के एक बिंदु की बात करें तो वर्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम। ठीक है, ये एक बिंदु ले लिया हमने तो इस पर ये स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, खींच दी। तो ये एक बिंदु ले लिया, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, दूसरी तो नहीं खींच सकते हम। अब उसके बाद ये तो स्पर्श रेखा हो गई। यदि आपको ऐसे पूछे कि ये कोई वर्त है, इस वर्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, वर्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, खाली एक बिंदु की बात नहीं है, पूरे वर्त की तो आप लिख सकते हो अनंत, कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच लो आप इस प्रकार।
ये यहां से गुजर गई, ये यहां से गुजर गई, फिर यहां से गुजर गई, मतलब एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हुई गुजरनी चाहिए। ठीक है, तो अनंत खींच सकते हैं स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या हो गई कि वृत्त के या वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ये है हमारे इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट स्पर्श रेखा। ठीक है, उसके बाद बात करें छेदक रेखा। छेदक रेखा यानी छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेदक रेखा क्या होती है कि वृत्त की या परिधि हो गई, इसको दो भागों में, दो बिंदु वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा यानी वृत्त की स्पर्श रेखा तो क्या थी कि वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई गुजर रही थी। ठीक है, छेदक रेखा है कि वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, तो ये हो गई छेदक रेखा। वृत्त के आप लिख लेना परिभाषा साथ साथ। छेदक रेखा की परिभाषा होगी कि वृत्त के दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये छेदक रेखा हो गई। और स्पर्श बिंदु क्या हो गया, जहां से ये स्पर्श रेखा गुजरती है, स्पर्श करती हुई उभयनिष्ठ बिंदु जो वृत्त व स्पर्श रेखा दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इस चैप्टर से संबंधित बेसिक। ठीक है, तीन ही चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा है स्पर्श रेखा। अब हम बात करेंगे यहाँ प्रमेय की। प्रमेय 10.1। तो प्रमेय 10.1 क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या है प्रमेय कि वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या ये क्या है, स्पर्श रेखा जो है इस पर क्या होती है, लंब होती है। यानी ओपी क्या है, ओपी एक्स वाई, ये जो स्पर्श रेखा है एक्स वाई उस पर लंब है। ठीक है, ओपी एक्स वाई पर क्या है, लंब है। ये कह रही है हमारी प्रमेय 10.1। तो हम सिद्ध करेंगे इसको। ठीक है, सिद्ध कैसे करेंगे प्रमेय को, प्रमेय तो समझ में आ गई क्या है कि ये जो स्पर्श रेखा है इस पर ये त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है स्पर्श रेखा पर। ठीक है, तो ओपी क्या हो गया, लंब एक्स वाई, ओपी लंब है एक्स वाई पर, यही कह रही है स्पर्श, ये प्रमेय 10.1। बट हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है, दिया क्या है, दिया है हमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त, तो लिख दो कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त व पी बिंदु पर या पी बिंदु से होती हुई स्पर्श रेखा, होती हुई स्पर्श रेखा, ये हमें दिया है। ठीक है, एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध तो हमें करना है कि ओपी लंब है एक्स वाई पर, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उत्पत्ति। अब सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्पर्श रेखा है एक्स वाई, ये जो पी बिंदु है वो तो क्या हो गया, स्पर्श बिंदु है। पी के अलावा हम अन्य इस स्पर्श रेखा पर अन्य एक बिंदु लेंगे। ठीक है, तो P के अलावा हमने ये बिंदु ले लिया कोई स्पर्श रेखा पर और इसको मिला दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया Q। ओके, तो लिख दो यहां पर कि, अब लिखोगे क्या कि स्पर्श रेखा पर ये जो P बिंदु है वही बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है।
P क्या है, वर्त के लिए और स्पर्श रेखा के लिए, दोनों के लिए उभयनिष्ठ बिंदु है। यदि P के अलावा हम स्पर्श रेखा पर और कोई अन्य बिंदु लेंगे तो वो क्या होगा, वर्त के बाहर होगा, बाहर ही होगा। P के अलावा कोई भी बिंदु ले लो स्पर्श रेखा पर, जितने भी बिंदु लोगे वो सभी बिंदु क्या होंगे, वर्त के बाहर ही होंगे। ठीक है, ये एक P बिंदु ही ऐसा बिंदु है जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बिंदु होंगे वो बिंदु क्या होंगे, वर्त के बाहर होंगे। तो लिख दो कि P के अलावा स्पर्श रेखा एक्स वाई पर P के अलावा कोई अन्य बिंदु Q है। P के अलावा कोई अन्य बिंदु ले लिया हमने, Q है जो कि वर्त के बाहर स्थित है। अब ये क्या होगा, वर्त के बाहर ही स्थित है। ठीक है, अब ये वर्त के बाहर है। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो कि OQ क्या हो गया। अब यहां पर इस स्थिति में क्या है, OQ, ये दूरी OQ, ये जो दूरी है ये त्रिज्या से क्या है, बड़ी है। ये दूरी त्रिज्या से बड़ी है, त्रिज्या तो है OP, वर्त के अंदर है, ये बिंदु तो P बिंदु है। ठीक है, वर्त के अंदर है और ये बाहर आ गया तो दूरी तो फिर ज्यादा होगी, त्रिज्या से ज्यादा ही होगी ये दूरी। तो लिख दिया हमने OQ क्या हो गया, त्रिज्या से बड़ा हो गया। वर्त के बाहर है तो बड़ा ही होगा, त्रिज्या तो वर्त के अंदर होगी, पूरी परिधि को टच करती हुई। ठीक है, तो लिख दो OQ बड़ा है, त्रिज्या क्या है, OP से OQ क्या है, OP से बड़ा है। ठीक है, ये बात। तो अब आप लिख दो कि यह बात P के अतिरिक्त ये जो बात है कि स्पर्श रेखा XY पर P के अलावा कोई अन्य बिंदु Q है जो कि वर्त के बाहर स्थित है, ये हमने लिया है। ठीक है, तो अब आप लिख दो कि यह बात P के अतिरिक्त XY रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए क्या होगी, सत्य सिद्ध होगी, प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य होगी। ठीक है, यानी P बिंदु के अलावा ये जो XY रेखा है इस पर कोई भी बिंदु ले लो आप, यहां से कितने बिंदु है इस पर, कितने भी अनंत बिंदु हो सकते हैं इस पर। तो इसके अलावा कोई भी यदि बिंदु ले आप लोगे तो क्या होगा, कोई भी बिंदु लेंगे तो यह बात P के अतिरिक्त XY रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य होगी। यानी Q ले लिया हमने, आप चाहो तो यहां पर ले लो ABCD, कोई भी ले लो, वो क्या होगा, OP से बड़ी होगी वो दूरी। ठीक है, तो आप लिख दो कि OP के अंदर ये जो OP दूरी है वो क्या है, वो बात लिख दो आपकी। OP के अंदर O और रेखा XY के बीच की न्यूनतम दूरी है। लिख दो अतः। अब अतः OP क्या है कि केंद्र O और XY, ये जो XY रेखा है इसके बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी, OP ही होगी। ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ा सा भी इधर लोगे तो क्या होगा कि त्रिज्या से वो दूरी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, न्यूनतम दूरी यही होगी। ठीक है, और तो क्या है, ये OP क्या है, न्यूनतम दूरी है, तो सिद्ध कर दिया हमने OP क्या होगा, लंब होगा XY पर। ठीक है, तो ये हो गई प्रमेय 10.1। अब करते हैं प्रमेय 10.2। तो प्रमेय 10.2 क्या है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ये वर्त है, ये कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। यानी क्या है कि यहाँ पर AP बराबर है, ये जो AP है वो किसके बराबर है, AQ के। इन दोनों की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है, ये कहती है प्रमेय 10.2। ठीक है, और एक बाह्य बिंदु से वर्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
ये बात आप लिख दो कि बाहरी बिंदु से वर्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाहरी बिंदु, जब कोई भी बाहरी बिंदु लेंगे हम तो स्पर्श रेखाएं वर्त पर कितनी बना सकते हैं, खाली 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाहरी बिंदु से, ठीक है, 2 के अलावा ज्यादा नहीं खींची जा सकती। और एक वर्त पर, ये वर्त है, ठीक है, समांतर रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, ठीक है, ये समांतर रेखा है। ये केंद्र है इसका, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं और समांतर भी है। तो लिख दो कि वर्त पर, ये बात आप याद रखना कि वर्त पर समांतर 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वर्त पर समांतर 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब यदि हम 2 समांतर रेखाएं खींच दें, ठीक है, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि हम तीसरी बनाए यहाँ पर स्पर्श रेखा, तो वो या तो फिर छेदक रेखा बन जाएगी, नीचे करेंगे तो, ऊपर करेंगे तो वर्त के बाहर ही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि वर्त पर समांतर 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे प्रमेय 10.2 को सिद्ध कैसे करेंगे। ये प्रमेय 10.2 की बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो सिद्ध करेंगे हम कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, तो लिख दो कि दिया है। दिया क्या है, ओ केंद्र वाला एक वर्त, ओ केंद्र वाला एक वर्त व बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं ए पी व ए क्यू है, इतना हमें दिया है, ठीक है। बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच रखी है और एक ओ केंद्र वाला वर्त है, इतनी चीज हमें दी है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए पी क्या है, ए पी ए क्यू के बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो लिख दो ए पी बराबर ए क्यू, ठीक है। अब बात करते हैं उत्पत्ति। अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ये केंद्र है, ठीक है, ये स्पर्श बिंदु है, ये तो P स्पर्श बिंदु हो गया और ये Q स्पर्श बिंदु है, इनको मैंने मिला दिया यहाँ, ठीक है। आ रहा है समझ में, इसको P ये स्पर्श बिंदु से मिला दिया केंद्र को और इसको Q स्पर्श बिंदु से मिला दिया और इसको फिर मध्य बिंदु से मिला दिया। अब इसमें कितने त्रिभुज बन गए, एक तो त्रिभुज AOP और दूसरा त्रिभुज AOQ, ठीक है। अब ये क्या है कि ये स्पर्श रेखा है, AQ क्या है, स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या इस पर क्या होगी, लंब। इसी प्रकार इसमें ये क्या होगी, इस पर लंब होगी। अब उत्पत्ति में आप क्या लिखोगे, ये क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है और ये क्या, त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है,
त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर। ठीक है, त्रिज्या क्या है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो त्रिज्या क्या है, ओपी। तो लिख दो ओपी लंब किस पर है, स्पर्श रेखा एपी पर। एपी पर लंब है तो पी कोण क्या होगा, तो कोण पी बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये लंब है तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार कोण क्यू भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए क्यू पर लंब क्या है, ओ क्यू क्या है, ए क्यू स्पर्श रेखा पर लंब है, ओ क्यू त्रिज्या, तो ये क्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब त्रिभुज बन गए इसमें दो। एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज ए ओ पी, दूसरा त्रिभुज है ए ओ क्यू। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो लिख दो कि त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज ए ओ क्यू से क्यू में, दोनों त्रिभुज ले लिए हमने। अब हम क्या लिखेंगे, एक तो लिख दो कोण पी, दोनों में 90 डिग्री है। एक तो कोण क्यू 90 डिग्री इसमें है, इसमें क्या है, कोण पी 90 डिग्री है। तो कोण पी बराबर कोण क्यू प्रत्येक 90 डिग्री, 90 डिग्री है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी क्या लिखोगे, ये क्या है, ओ ए उभयनिष्ठ है दोनों के लिए। ओ ए क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। तो लिख दो ओ ए बराबर ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। ठीक है, अब और क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, ओपी ओ क्यू दोनों बराबर है। क्यों है, क्योंकि वर्त की एक ही वर्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। वर्त की त्रिज्या तो बराबर ही होगी। तो लिख दो कि ओ पी बराबर ओ क्यू एक ही वर्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, बराबर होती है। तो अब ये सर्वांग सिद्ध हो गया। तीन चीज हमने बराबर सिद्ध कर दी इसकी। तो लिख दो कि त्रिभुज ए ओ पी समरूप है त्रिभुज ए ओ क्यू। कौन सी सर्वांग समता से, आरएचएस सर्वांग समता से। ठीक है, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ क्यू के आरएचएस सर्वांग समता से। ठीक है, तो सर्वांग सम है तो लिख दो आता है ए पी बराबर ए क्यू। हमें यही सिद्ध करना था, ए पी बराबर ए क्यू। अब लिख दो क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो गई प्रमेय 2.10.2। ठीक है, सिद्ध कर दिया हमने प्रमेय 10.2 को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।